हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी की एग्जाम की तैयारी। आज का जो टॉपिक मैं लेके आया हूं वो टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थंबनेल देख के आपको पता ही चल गया होगा टॉपिक कौन सा है। टॉपिक हमारा है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। ये बोर्ड एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है और यहां से न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्ट प्लस साथ में इसका डेरिवेशन पूछा जाता है एग्जाम में। तो कॉपी पेन निकाल लो और पीटी फाइव होके बैठो, समझाते हैं आपको प्यारा सा टॉपिक इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सेल के बारे में, बेसिक से समझाते हैं सेल होता क्या है। ये बायो वाला सेल नहीं है बच्चों, ये सेल एक डिवाइस होता है। ये एक डिवाइस होता है। ये डिवाइस क्या करता है, सेल के अंदर जो केमिकल भरा होता है, ठीक है, सेल के अंदर जो केमिकल होता है मतलब जो केमिकल एनर्जी होती है उसको ये किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से क्या बनता है, करंट बनता है। आई बात समझ में। अब बेसिकली सेल का सिंबल क्या होता है, ये होता है सेल का सिंबल। अब बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल आपस में कंबाइन करते क्या बना लेते हैं, बैटरी बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, बैटरी। बच्चों ये जो सिंबल है ये है सेल का, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये वाला जो सिंबल है ये है बैटरी का। समझ में आ गया। अब सर टॉपिक तो हमारा है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। अभी आएंगे, सबसे पहले सेल का सेल के कंपोनेंट्स की बात करते हैं। तो सेल के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोड, दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, एल इलेक्ट्रोलाइट, LYTE। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं बच्चों, ये जनरली क्या होती है, मेटल रॉड होती है। क्या होती है, मेटल रॉड्स होती हैं। और ये जो डिप होती है किसमें, ये डिप्ड होती है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में। ठीक है, डिप्ड किसमें होती है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में। अब जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो होता है इसमें बच्चों दो आयंस होते हैं। ठीक है, एक होता है, इसमें मेनली दो आयंस होते हैं, एक होते हैं कैटाइन, एक होता है एनाइन। ठीक है, अब कैटाइन बच्चों पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं और एनाइन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं ना, समझ में आया। अब जो इलेक्ट्रोड्स होता है बच्चों, इसमें ये मेटल रॉड होती है, एक होता है एनोड इसमें और दूसरा होता है कैथोड। ठीक है, तो एनोड भी होता है पॉजिटिव चार्ज, ये इंपॉर्टेंट है, और कैथोड होता है बच्चों नेगेटिव चार्ज। आई बात समझ में। तो ये इलेक्ट्रोड क्या होती है, इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर डिप होती है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रोड है ये बच्चों, ये किसका काम करती है, ये एंट्री एग्जिट का काम करती है करंट के लिए। समझ में आया। जब ये इलेक्ट्रोड डिप होती है तो क्योंकि एक मेटल रॉड है तो एक मेटल रॉड इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी और दूसरी मेटल रॉड क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी। मतलब एक से तो इलेक्ट्रॉन जाएगा दूसरे से आएगा। बात समझ में आई। अब बात करते हैं अपने टॉपिक पे, क्योंकि टॉपिक हमारा है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। अब सेल के बारे में आपको बेसिक जानकारी हो गई, तो इसमें टॉपिक में बात करेंगे डिटेल में। बात करते हैं इसकी वर्किंग के बारे में, आपको फील आएगा यहां से। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि सेल क्या करता है, सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से करंट फॉर्म होता है। अब सेल के अंदर से करंट बन रहा है, तो सेल जो है, अभी मैंने बताया था सेल के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोड और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइट। यहां तक तो बात समझ में आ गई। हाँ सर, तो ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, करंट को अपोज करते हैं। करंट को क्या करते हैं, अपोज करते हैं, और इसी अपोजिशन का नाम है इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या नाम है, इंटरनल रेजिस्टेंस। सर जो ओम्स लॉ वाला रेजिस्टेंस है भाई, ये वही नहीं है, सेम होता कुछ वैसा ही है। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है भाई, इसकी यूनिट होती है, और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से, और इसकी भी यूनिट क्या होती है, ओम होती है। इसकी भी यूनिट क्या होती है, ओम। ठीक है, सेम एज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। यहां तक बात समझ में आई। मैंने क्या बताया, सेल में जो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ये करंट को क्या करते हैं, अपोज करते हैं, और इसी अपोजिशन को हमने किस नाम से जाना, इंटरनल रेजिस्टेंस। यहां तक बात समझ में। अब बात करते हैं आगे। तो व्हाई इंटरनल रेजिस्टेंस एग्जिस्ट, क्वेश्चन ये आता है। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाई इंटरनल रेजिस्टेंस एग्जिस्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस एग्जिस्ट। क्वेश्चन अच्छा है ना। अब आपको पता है कि जो सेल होता है वो करंट बनाता है, तो जब सेल से करंट आता है, ठीक है, या सेल जब करंट देता है तो जो करंट है वो इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू पास होता है। अब इलेक्ट्रोलाइट में क्या है, आयंस है। कौन सा है, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस।
जब ये आयंस मूवमेंट करते हैं तो ये क्या करते हैं, रेजिस्टेंस जनरेट करते हैं। ये आयंस जब मूवमेंट करते हैं तो क्या जनरेट करते हैं, रेजिस्टेंस जनरेट करते हैं। तो इस वजह से जब आयंस लगातार मोशन में, तो इसमें कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में अंदर ही लूज हो जाती है। फिर से बता रहा हूं, जब ये आयन क्या करते हैं, मोशन करते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो कुछ एनर्जी इनकी हीट के फॉर्म में अंदर ही लूज हो जाती है। समझ में आ गया, जिस वजह से रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करता है। अब टॉपिक आता है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस। फैक्टर अफेक्टिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, अफेक्टिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो पहला है बच्चों इलेक्ट्रोड सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब इलेक्ट्रोड के बीच के सरफेस एरिया। एरिया जितना ज्यादा होगा, एरिया जितना ज्यादा होगा, आयंस के बीच में गैप भी बढ़ेगा, गैप भी बढ़ेगा, ऐसे ही लिखना है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो पहला फैक्टर समझ में आया। पहला फैक्टर हमको ये बताता है कि इलेक्ट्रोड के बीच का सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, सरफेस एरिया ज्यादा होने से आयंस के बीच में गैप होगा, जिससे आयंस आसानी से मूव कर पाएंगे, जिससे रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। सेकंड है, सेकंड पॉइंट कहां लिखे, सेकंड पॉइंट रख कर दें इसको। सेकंड पॉइंट है डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। अब ध्यान से सुनो, मैंने ये बताया था इलेक्ट्रोड्स जनरली क्या होती हैं, मेटल रॉड्स होती हैं। क्या होती हैं, मेटल रॉड होती हैं। अब मेटल रॉड्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि एक है एनोड और दूसरी है कैथोड। अब इनके बीच में अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो जो चार्ज है उसका टाइम ज्यादा लगेगा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने में, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जिससे क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस क्या कर जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। आई बात समझ में भाई। दो मेटल रॉड के बीच में दूरी जितनी ज्यादा होगी, आयंस को ट्रांसफर करने में उतनी ज्यादा दिक्कत होगी, टाइम उतना ही ज्यादा लगेगा, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा और आयंस धीमी धीमी क्या करेगा, मूव करेगा। ये तो हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोलाइट बच्चों एक सॉल्यूशन होता है। अब कंसंट्रेटेड ले लो, जैसे कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लो, ठीक है, तो उसमें पॉजिटिव आयंस होंगे, नेगेटिव आयंस होंगे। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाओगे इलेक्ट्रोलाइट की, ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ने से आयंस ज्यादा तेजी से मूव करेंगे, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ गया। कंसंट्रेशन बढ़ाने से इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस है वो ज्यादा तेजी से मूव करते हैं, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस कम हो जाता है। चौथा पॉइंट मैं ऊपर लिखूंगा, इंपॉर्टेंट है। अरे यार, चौथा पॉइंट है अपना टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बच्चों। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा बच्चों, टेम्परेचर बढ़ाने से आयंस की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है और रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। समझ में आ गया। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, आयंस जो है वो क्या करेंगे, स्पीड अप होंगे, आयंस ज्यादा तेजी से मूव करेंगे और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत?